वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 जो हिस्ट्री का है उसका मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है। सेकंड पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, यानी कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हर इंसान का अधिकार है जन्म से ही कि वो स्वतंत्र रहे। ठीक है, तो ये किसका नारा है? हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। ठीक है, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। बाय द 1890s 1890 तक, हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था कि शुरुआत के 20 सालों में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, यानी 1885 में जब बनी थी, शुरुआत के 20 सालों में बहुत वो रिक्वेस्ट कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वो इंडियंस की डिमांड्स को माने। और 1890s तक बहुत सारे इंडियंस क्या थे, वो क्वेश्चंस उठाने लग गए पॉलिटिकल स्टाइल जो कांग्रेस का था, यानी कि उन्हें कांग्रेस जो जिस तरीके से डिमांड रख रही थी, जिस तरीके से वर्क कर रही थी, बहुत सारे लीडर्स को प्रॉब्लम होने लग गई थी कि ये कैसे कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ मिलेगा ही नहीं हमको। बंगाल में और महाराष्ट्र में, पंजाब में जो लीडर्स थे जैसे कि विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, वो वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। उनको लगता था कि इतनी आसानी से ये तो ब्रिटिश नहीं मानेंगे, हमको थोड़ा रेडिकल होना पड़ेगा, यानी थोड़ा उग्र होना पड़ेगा। ठीक है, तो उनके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ज़्यादा थे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मांग रहे थे ना, इनसे डिमांड कर रहे थे, इसमें सेटिस्फाइड नहीं थे और ना ही रिक्वेस्ट करने के मोड में थे वो। ठीक है, ये लोग क्या थे, इनको मॉडरेट्स को पसंद नहीं कर रहे थे, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे मॉडरेट्स को कि ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, प्रेयर करने की, जो प्रेयर उनसे प्रार्थना करेंगे और ये इनको मिल जाएगी चीज़ें, ये सब नहीं मिलने वाली। और वो एम्फेसाइज कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि हम खुद पे डिपेंड होते हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि लोगों को रिलाई करना चाहिए अपनी अपनी खुद की शक्ति पर, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की अच्छे इरादे हों इसकी ना तो इंतज़ार करना चाहिए, ना ही उन पर विश्वास करना चाहिए। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, उनको अपना राज मांगना चाहिए। स्वराज मतलब हम खुद पर राज करें, हम किसी के राज में ही नहीं रहें। तो तिलक ने रेज किया ये स्लोगन, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो यह भी आपको याद रखना है कि स्लोगन किसका था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, सब बच्चों को याद होगा ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ये इनकी इमेज है, आपको बिल्कुल इनको याद रखना है क्योंकि ये आपके देश के बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं। ठीक है, अगर आप इनको याद रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आगे की हिस्ट्री में भी। जब भी आप आगे बड़ी क्लासेस में भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इनको बाय फेस पहचानना ज़रूरी है। अब 1905 में वाइसरॉय आपको पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके जस्ट बाद जो गवर्नर जनरल थे वो वाइसरॉय बन गए थे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ख़त्म होकर वाइसरॉय आने लगे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया पे कंट्रोल करते थे। तो उस समय वाइसरॉय कर्जन थे। पार्टीशन बंगाल, उन्होंने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन किया। ये बंगाल है, छोटा सा एरिया, ठीक है, इसको पार्टीशन कर दिया मुस्लिम और नॉन मुस्लिम एरिया में। ठीक है, ये अब क्या चाहते थे, हिंदू मुस्लिम को अलग करके लड़ाई करवाना चाहते थे, यानी कि बांटो और राज करो वाली पॉलिसी अपनाना चाहते थे। तो आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ आपको बताना है, 1905 में। और किसने किया, कर्जन ने किया, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पर बंगाल क्या था, बिगेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का, और उसमें बिहार भी आता था, कुछ उड़ीसा के पार्ट्स भी आते थे। ब्रिटिश ने कहा कि बंगाल को डिवाइड करने से हमको थोड़ा सा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में आसानी होगी, हमको बड़ा पड़ता है, उन्होंने ये रीज़न दिया। ठीक है, उनको लगा कि आसानी हो जाएगी, लेकिन रियल में वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का क्या मतलब है, हुज कन्वीनियंस, किसकी कन्वीनियंस, किस के बारे में बताना चाह रहे थे वो। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। वो उनको पता था किसके लिए कन्वीनियंस नहीं हो पा रही, ना तो बिजनेसमैन के लिए ना ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगालीज एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, ठीक है, उन्होंने क्या किया, नॉन बंगालीज एरिया को उस प्रोविंस से हटाने की बजाय गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट बंगाल एंड को अलग कर दिया और उसको मिला दिया किसमें, असम में जाके। ठीक है, आप मैप देखिए, मैप में आपको इजीली समझ में आएगा कहाँ असम है, कहाँ पर बंगाल है, कहाँ ईस्ट बंगाल पड़ता है, यानी कि जैसे कि हमारा ये मैप बनता है। ठीक है, तो ये जो ईस्ट बंगाल था इसको यहाँ असम में मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पर इस पार्ट को अलग कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people। दो उनके मोटिव्स थे कि वो बंगाली जो पॉलिटिशियंस थे उनका इन्फ्लुएंस इन क्षेत्र पर कम करना चाहते थे कि लोग इस पर कंट्रोल ना कर पाए, और बंगाली लोगों को बांटना चाहते थे
हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। ये जो बंगाल का पार्टीशन था, इससे लोगों को बहुत गुस्सा आया, पूरे देश के लोगों को गुस्सा आया। जो कांग्रेस के जो सारे सेक्शंस थे, मॉडरेट्स थे, जो रेडिकल्स थे, मॉडरेट्स कौन से, जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, रेडिकल्स जो रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जो कि मैंने अभी पिछले पेज में पढ़ाया, ठीक है। कुछ भी हो, उन सब ने विरोध किया इसका। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स कन्वेन की गई और डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, ऑर्गेनाइज किए गए, और नोवेल मेथड्स टू मास प्रोटेस्ट डेवलप, और हर जगह मास प्रोटेस्ट होने लगा किसी न किसी तरीके से। जो स्ट्रगल है दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो स्ट्रगल है, आपको याद रखना है कि बंगाल के विभाजन के जस्ट बाद, यानी कि पार्टीशन के जस्ट बाद कौन सा मूवमेंट आता है? सबसे पहला स्वदेशी मूवमेंट। आप बहुत सारे मूवमेंट्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इंडिया की आज़ादी मिलने तक, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट सबसे पहले था, ये आपको याद रखना है। और वो भी बंगाल के विभाजन की वजह से था, वो हमारे देश की आज़ादी के लिए नहीं था, ठीक है, आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल, बंगाल में सबसे स्ट्रॉन्ग था ये मूवमेंट, क्योंकि उसी का पार्टीशन हुआ था, लेकिन उसकी जो गूंज थी वो हर जगह हो रही थी, ठीक है। इन डेल्टाइक आंध्रा फॉर इंस्टेंस, आंध्र प्रदेश में भी, जहाँ पर इसको वंदे मातरम मूवमेंट कहा जाएगा। आपको ये फैक्ट भी, बहुत फैक्ट से भरा हुआ है ये चैप्टर, आपको सब याद रखना है। स्वदेशी मूवमेंट को आंध्र प्रदेश में क्या कहा गया? वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक है ये हमारे बहुत अच्छे नेता हैं लाला लाजपत राय, ये भी कौन से थे? रेडिकल में आते थे। रेडिकल मतलब रिक्वेस्ट करने के मोड में नहीं रहते थे, कि इनको रेडिकल बोला गया। इनको एक्सट्रीम्स भी बोलते हैं, ठीक है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स। मॉडरेट को तो मॉडरेट इस चैप्टर में भी बोला गया है, लेकिन एक्सट्रीम्स इस चैप्टर में नहीं बोला गया, इसमें रेडिकल्स बोला गया है, जो कि रिक्वेस्ट करने में यकीन नहीं करते थे, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प। स्वदेशी मूवमेंट जो है उसने क्या कहा? ब्रिटिश रूल को अपोज किया और अपनी हेल्प खुद करने पर जोर दिया। स्वदेशी एंटरप्राइज यानी कि हम अपने देश में ही एंटरप्राइज खोलेंगे, नेशनल एजुकेशन शुरू करेंगे और इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे और स्वराज के लिए, अपने राज के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशंस एंड बॉयकॉट, ठीक है। तो और जो रेडिकल्स जो नेता थे, उन्होंने किस चीज़ की वकालत की? कि सब लोगों को इस चीज़ में इंक्लूड किया जाए, बायकॉट किया जाए जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से, यानी कि स्कूल के बच्चों से कहा गया आप ब्रिटिश स्कूलों में जाइए नहीं, ब्रिटिश सामान का यूज़ ना करें, इनके लॉ मानने से इनकार कर दें, क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो ये नहीं मानेंगे, इतने सीधे हैं नहीं, ये रेडिकल्स समझ चुके थे। तो कुछ इंडिविजुअल्स जो कि उन्होंने ये सजेस्ट करना शुरू किया, रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी, क्योंकि वो उनको पता चल गया था ब्रिटिश रूल को यहाँ से बाहर भगाने के लिए हमें इस तरीके के क्रांतिकारी स्टेप उठाने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि उन पर जोर पड़े, सिर्फ रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा, ठीक है। द ओपनिंग डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय द अदर डेवलपमेंट्स एज वेल, ठीक है। अब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी, इससे बहुत सारी डेवलपमेंट्स और हुई। जो ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स है, उन्होंने भी कुछ एसोसिएशंस फॉर्म की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है फैक्ट। लीग ने सपोर्ट किया कि बंगाल का पार्टीशन ठीक हुआ है, ठीक है, मुस्लिम्स थे इसमें। उनकी इच्छा थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए आए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज क्या होता है कि हमारे पूरे इंडिया में हर जगह से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, और उसको कोई भी वोट दे सकता है, हिंदू दे, मुस्लिम दे, क्रिश्चियन दे, सब दे सकते हैं। इन्होंने क्या डिमांड की कि हमारे लिए एक ऐसा हमारे लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कुछ ऐसा जगह में अलग से कर दें जहाँ पर इलेक्शन में भी मुस्लिम ही खड़े होंगे और उसको वोट्स भी मुस्लिम ही देंगे, ठीक है, कोई इंडियन वोट नहीं देगा। तो इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की मुस्लिम ने, अ डिमांड कॉन्सीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909, ठीक है। कुछ सीट्स थी काउंसिल्स में, अब वो रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए, जो कि इलेक्ट भी मुस्लिम वोटर ही करेंगे इन सीट्स के लिए, यानी कि इस जगह की सीट के लिए। कुछ काउंसिल्स में जो से सीट हर जगह के लिए होती है, तो उस सीट को मुस्लिम वोटर ही वोट करके इलेक्ट करेंगे उन लोगों को। तो इससे क्या हुआ? पॉलिटिशियन को लालच मिला टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। अब इस तरह से अंग्रेज़ों ने इस डिमांड को मान के क्या किया कि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप को, ठीक है, हम पंजाबी अपने लिए सोचेंगे, हिंदू अपने लिए सोचेंगे, ठीक है, इस तरह की उनको लालच दिया कि अब सब अपने अपने इलेक्टोरेट्स के लिए डिमांड करेंगे, यानी कि अपनी अपनी ऐसी जगह की डिमांड करेंगे जहाँ पर उनको उनकी ही धर्म के लोग वोट्स देंगे। तब तक कांग्रेस बढ़ चुकी थी,
आपको पता है कि इनकी विचार मिलते नहीं थे, मॉडरेट्स कुछ अलग सोचते थे और जो ये थे रेडिकल्स ये कुछ अलग सोचते थे। तो हमारी जो कांग्रेस थी स्प्लिट हो गई 1907 में, 2 पार्ट्स में बट गई। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है। 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी, बाद में जाके मिल जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, एक समय पे ऐसा आएगा वो मिल जाएगी। ठीक है, तो मॉडरेट्स ने अपोज किया टू द यूज़ ऑफ बॉयकॉट। मॉडरेट्स ने कहा कि नहीं, इस तरह से बॉयकॉट करने से काम नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट कर तो रहे हैं हम। ठीक है, उनको तो अभी तक अपने मॉडरेट्स मीन्स पर ही यकीन था। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो बॉयकॉट करने का मतलब है कि फोर्स कर रहे हैं हम उनको। ठीक है, आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स इन फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, क्या लिखा है, कांग्रेस के स्प्लिट होने के बाद, क्योंकि कांग्रेस को डोमिनेट कौन कर रहे थे, मॉडरेट्स थे, विद तिलक्स फॉलोअर्स, और जो तिलक के जो फॉलोअर्स थे वो बाहर की साइड से फंक्शन कर रहे थे, काम कर रहे थे, जो 2 ग्रुप थे। फिर वो बाद में 1915 में रीयूनाइट हो गए, यानी कि कांग्रेस जो स्प्लिट हुई थी बाद में फिर से एक हो गई 1915 में। अगले साल यानी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम्स की पार्टी थी, उन्होंने साइन किया एक हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट और डिसाइड किया कि अब हम, क्योंकि मुस्लिम तो इंडिया के ही थे ना, चाहे उनकी एसोसिएशन अलग थी और इनकी अलग थी, लेकिन हैं तो दोनों इंडिया में ही ना, तो दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने लखनऊ पैक्ट से ये चीज़ डिसाइड की। ये आपको याद रखना है कि दोनों ने कौन से जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से ये साथ काम करने के लिए रेडी हुए थे। ठीक है, और ये कंट्री के दोनों मिल के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स हमारे देश का पार्ट नहीं है या हिंदू नहीं है, दोनों इंडिया का ही पार्ट है। हमें सिर्फ ब्रिटिश को टारगेट करना है कि ब्रिटिश रूल को हटाना है। ठीक है, अलग अलग रह के काम करेंगे तभी ये हमें सफलता मिल पाएगी, अदरवाइज़ अंग्रेज़ क्या है, फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी वायलेंस क्या होता है, कुछ बड़ा चेंज लाने के लिए सोसाइटी में वायलेंस का सहारा लेना, हिंसा का सहारा लेना। ठीक है, काउंसिल क्या होती है, इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल अपॉइंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एडवाइजरी में और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस के लिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड काउंसिल। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं क्योंकि चैप्टर बड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है समझने में। ठीक है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।